नमस्कार। जीवन शैली कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहिता कोटियाल पनादुली। दर्शकों, कहते हैं चेहरा आपका व्यक्तित्व का आईना होता है। हम कई बार ऐसे लोगों से मिलते हैं जिन्हें हम जानते नहीं हैं या फिर पहली बार मिल रहे होते हैं, लेकिन उनके चेहरे के जो हाव भाव होते हैं, हम उनसे उनके व्यक्तित्व का आकलन कर लेते हैं कि ये व्यक्ति किस व्यक्तित्व का होगा। और अगर आप देखते हैं कि हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है, और इस हंसी की असली वजह है हमारे दांत। दांत सिर्फ काटने या चबाने का काम नहीं करते हैं, बल्कि दांत हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने, हमारे व्यक्तित्व को और निखारने का काम भी करता है। इसके साथ ही हमारे चेहरे को आकार देने का काम भी हमारे दांत ही करते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि हम अपने दांतों की परवाह नहीं करते, जबकि ये बहुत आवश्यक है कि हमें अपने दांतों की देखभाल करनी चाहिए। अगर हमारे दांत स्वस्थ हैं तो हम खुल के अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं, खुल के मुस्कुरा सकते हैं। लेकिन वहीं अगर हमारे दांतों में कोई दिक्कत हो जाती है तो ना हम खुल के हंस पाते हैं और ना ही कुछ खा पाते हैं। ऐसे बहुत आवश्यक हो जाता है कि हमें ये पता हो कि हमें अपने दांतों की देखभाल कैसे करनी है और कब। अगर हम अपने दांतों की देखभाल नहीं करते हैं तो ये एक बहुत बड़ी परेशानी बन सकती है। तो हमारा आज का विषय इसी से संबंधित है, स्वस्थ दांत जीवन का आधार। और इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ हमारी बेहद खास मेहमान यहाँ पर मौजूद है। चलिए मैं इनका परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ आज हमारे कार्यक्रम में डॉक्टर दीप्ति जकमूला जी मौजूद हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दर्शकों, आपको बताऊं कि जो दीप्ति जकमूला डॉक्टर हैं यहाँ पर, ये दंत रोग विशेषज्ञ हैं। और आज जो हमारा विषय इससे संबंधित हम यहाँ पर बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि दांतों से संबंधित संपूर्ण जानकारी आज आप यहाँ से लेकर जाएँ। तो मैम, जैसे हमारा विषय है स्वस्थ दांत जीवन का आधार, अगर वर्तमान समय की हम बात करें तो आपको क्या लगता है कि जो ये विषय है कितना प्रासंगिक है और आज के जो लोग हैं कितना इसे समझ पाते हैं? आज का हमारा ये टॉपिक बिल्कुल प्रासंगिक है, क्योंकि जो आजकल हमारा माहौल चल रहा है, जिस तरह का जीवन शैली चल रही है, उस हिसाब से और एडवांसमेंट के हिसाब से लोग अभी भी अपने दांतों को हमेशा सेकेंडरी लेवल पर रखते हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी हेल्थ। हमेशा अभी भी देखा गया है लोगों में कि दांतों का दर्द है, कभी किसी ने दवाई ली, खा ली, आज दर्द ठीक हो गया, कल देख लेंगे। जब वो बिल्कुल असहनीय हो जाता है, जब प्रॉब्लम बहुत ही कंट्रोल के बाहर हो जाती है, तो फिर वो सोचते हैं कि हाँ चलो अब हम दिखा लेते हैं किसी डेंटिस्ट को जा कर के, और तब फिर परामर्श लेकर के कुछ दवा या इलाज कराते हैं। जी, अभी भी यही सिनेरियो सबका चल रहा है। और उसमें भी आप वही है, जैसे हम कहावत है कि समय पे अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। तो समय पे लिया हुआ एक छोटा सा कदम भी आगे आपकी तकलीफ़ को बचा सकता है। उसी तरह से आपकी डेंटल प्रॉब्लम्स को लेकर के या आपके दांतों की हेल्थ को लेकर के हम बात करें, तो दांतों की हेल्थ आपकी तभी दांतों की हेल्थ अगर आप अभी ध्यान देंगे इसमें, तभी ये आगे बड़ी प्रॉब्लम बनने से आपको बचा सकती हैं। मैम, अक्सर देखा गया है कि दांत से संबंधित कोई भी परेशानी है, हम डेंटिस्ट के पास तभी जाते हैं जब हमें लगता है कि अब असहनीय हमारा दर्द हो गया है। तो क्या आपको लगता है कि जो दांत की परेशानी ये एकदम से नहीं होती है, बल्कि ये एक साइलेंट डिजीज़ है जो धीरे धीरे होती है, जब ज़्यादा बढ़ जाती है तब हमारे को पता चलता है? आपने बिल्कुल सही कहा। दांतों की परेशानी हमेशा बहुत ही मामूली तौर पे शुरू होती है, जिसको नॉर्मली लोग नज़रअंदाज करते रहते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए हम ले सकते हैं आपके पायरिया की शुरुआत। पायरिया की शुरुआत मरीज़ हमारे पास तब आते हैं जब उनके दांत हिलने लगते हैं, या वो जब बात करते हैं तो दूसरे उनसे कंप्लेन करते हैं कि आपके मुंह से बदबू आ रही है। पर इसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी होती है, जिस पे ये कभी गौर नहीं किया जाता है। बचपन में दांतों पे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते। बच्चा बड़ा होगा, हेल्थ ठीक रहनी चाहिए, ठीक है, दूध का दांत है, टूट जाएगा, गिर जाएगा, नया दांत आ जाएगा, ये आम धारणा है लोगों की। तो इस तरह की धारणा से क्या होता है कि आपकी छोटी सी परेशानी जो होती है वो आगे तक के लिए बहुत बड़ी बन जाती है, और तब पता चलता है जब दर्द में कन्वर्ट हो जाती है, या सेंसिटिविटी, जिसको नॉर्मल भाषा में कहते हैं कि ठंडा गर्म पानी लग रहा है, मीठा लग रहा है। और अगर हम बच्चों के लिए कहें तो बच्चों में इतना दिमाग का लेवल डेवलप हो चुका होता है तब तक कि वो एक साइड से खाना छोड़ देते हैं जिस साइड उनको दर्द लगता है, और जिस साइड उनको नॉर्मल रहता है करते रहते हैं। बट जब प्रॉब्लम बढ़ जाती है तब पेरेंट्स नोटिस करते हैं। यहाँ पे आपने एक बात कही है, एक साइड से खाना खाना, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है हमारे समाज की। कि अक्सर ये देखा गया है कि कुछ लोग ऐसे होते, जैसे आपने कहा कि जब तकलीफ होती है तो एक साइड से खाना शुरू कर देते हैं। क्या अगर हम एक साइड से ही रेगुलर बेसिस पे खाना खाते हैं तो क्या ये कोई बड़ी परेशानी बन सकती है? ज़रूर, एक साइड से खाना खाना मतलब
नॉर्मल एजम्पशन सबका यही है कि 32 दांत है, 32 में से एक खराब हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल। हम एक साइड से नहीं खा पा रहे, दूसरी साइड से खा लेते हैं, अभी दवा ले लेते हैं, आगे चल जाएगा काम। बट इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि आप एक ही साइड से जब चबा रहे हैं तो उस साइड की आप मांसपेशियों पे अननेसेसरी फोर्स डाल रहे हो। वहाँ की फोर्स इतना लगता है कि आप उस चीज़ को एज्यूम नहीं कर पाते। धीरे 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 ये जो जोर होता है आपका सर दर्द में भी कन्वर्ट हो जाता है, जिसका कोई कॉज पता नहीं चल पाता है। दूसरी बीमारी आपका आजकल सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ऑलमोस्ट एवरीबडी हैज़ दिस, सभी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत है। और उसमें लोग ये मान लेते हैं कि हो सकता है हमने स्क्रीन ज़्यादा देखी होगी या हमने आज काम ज़्यादा झुक के कर लिया होगा। बट इस चीज़ को नोटिस बहुत कम करते हैं कि हम एक ही साइड से चबा रहे हैं या एक ही साइड हम ज़्यादा दबाव दे रहे हैं, या कुछ लोगों की और चीज़ें खाने की या चबाने की आदत होती है, तंबाकू की या कोई भी चीज़ मुंह में रखने की आदत होती है। तो एक ही तरफ का वो सबकॉन्शियसली उसको कह सकते हैं आप स्ट्रेस एक ही साइड निकाल रहे हो, तो वहाँ की मांसपेशियाँ बहुत हार्ड हो जाती हैं और ये कन्वर्ट होती है आगे जा कर के TMD, जिसको हम जबड़े के दर्द का रोग बोलते हैं, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिजीज़ जिसको आगे बोलते हैं। और इसको डायग्नोस करने में बहुत समय लग जाता है। अगर आपने ठीक से इसको डेंटल सर्जन से नहीं डायग्नोस कराया तो आप और ट्रीटमेंट में लगे रहते हैं और ये चीज़ पकड़ पाना बहुत मुश्किल चीज़ हो जाती है। जी मैम, यहाँ पे एक प्रश्न और फिर इसी से जुड़ता है कि जैसे आपने कहा कि कुछ लोग की आदत है एक तरफ से खाने की। अगर हम खाने की संस्कृति की बात करें, अगर हम पूर्व में जाए और अभी के वर्तमान समय की बात करते हैं तो हमारे खाने के तरीके बहुत बदलाव आया है। ऐसे में आपको क्या लगता है जो संस्कृति चेंज हुई है, हमारा जो किचन का पूरा प्रारूप चेंज हुआ, उसकी वजह से हमारे दांतों को कितना इफेक्ट हुआ है? हमारी किचन संस्कृति या किचन कल्चर हम कह सकते हैं, इसके चेंज तो अब हमें सबको दिखने लग गए हैं। इसमें हम मेडिकली अपनी फील्ड में अगर हम देखें तो मैं अपनी प्रैक्टिस में अभी देखती हूँ कि अगर रिसर्च और स्टडीज़ भी साथ में चल ही रही हैं, अगर हम RCT के लिए या किसी भी ड्रिलिंग पर्पस के लिए ड्रिल करते हैं, मतलब ड्रिल इन द सेंस दांत में अगर हमें सुराख भी बनाना है कैविटी भरने के लिए, तो हम अभी 20-25 साल की उम्र के पेशेंट में अगर काम करेंगे और यही काम अगर हम 60-65 साल के वृद्ध पर्सन में काम करेंगे तो इसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। आपकी जो टूथ की जो डेंसिटी है उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो ये इससे हम आंकलन लगा सकते हैं कि आपके टूथ की डेंसिटी तब से अब में किस तरीके से फ़र्क आ रहा है। तो उससे इसमें क्या है कि आपका जो बोन रीमिनरलाइजेशन और बोन मिनरलाइजेशन, हड्डी का जो डेवलपमेंट है और दांतों का जो डेवलपमेंट है डेंसिटी का, इसका आपके किचन कल्चर से बहुत बड़ा रिलेशन है। क्योंकि पहले जो हम लोगों का खान पान होता था, जिस तरह के कि हमारी स्नैकिंग हैबिट्स होती थी, उसमें आपका नेचुरल प्रोडक्ट्स बिना एडल्टरेशन के, बिना मिलावट के अच्छा मिलता था, प्योर चीज़ें मिलती थी। उससे जो आपका मांसपेशियों का डेवलपमेंट, आपकी बॉडी का ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता था। बट अभी जो है टाइम के साथ ये चीज़ें डिटोरिएट होती चली जा रही हैं। हैबिट्स अब प्रोसेस्ड फूड की ज़्यादा हो गई है, तो उस वजह से आपके दांतों में खोखलापन भी बढ़ता जा रहा है, जो अभी आम जनता की नज़र में नहीं आता है। मैम, जैसे हम देखते हैं कि कुछ लोग सोडा वगैरह पीते हैं, तो उससे हमारे दांतों को कितना इफेक्ट होता है? क्योंकि हम उसी वक्त कुछ गर्म चीज़ खा रहे हैं, उसी वक्त हमें लग रहा है कि नहीं हमें कुछ ठंडा खाना है, तो हमारे जो खाने का कल्चर है, जो तरीका है, गर्म ठंडा हम दोनों एक साथ इनटेक कर रहे हैं, उससे कितनी दिक्कत होती है? गरम ठंडे से वही फ़र्क पड़ता है हमारे दांतों में, जैसे आप किसी कांच पे या ग्लास सरफेस पे जैसे आप एकदम गरम चीज़ डालेंगे तो भी चटक जाता है और बहुत ठंडी चीज़ डालेंगे तो भी चटकता है। तो हमारे दांत की जो आउटर लेयर, जो बाहर की लेयर जो होती है, वो इनेमल होती है, बॉडी का सबसे हार्डेस्ट टिश्यू, ठीक है। अगर इसके ऊपर भी इस तरह के टेम्परेचर वेरिएशंस होते हैं तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है दांतों की हेल्थ पे। इसमें क्या होता है, माइक्रो क्रैक्स बन जाते हैं, छोटे छोटे कह सकते हैं हम, लकीरें बन जाती हैं सुराख की जो शुरुआत करती हैं। इससे आगे चल कर के लॉन्ग टर्म में पेशेंट्स को सेंसिटिविटी की कंप्लेंट होती है, जो बिल्कुल मतलब इनिशियल स्टेप है आपका दांत का ख़राब होने का। और लॉन्ग टर्म सेंसिटिविटी को भी लोग कंट्रोल करने के लिए ओवर द काउंटर डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट यूज़ करते रहते हैं, और उसमें उसका फ़ायदा तो यह है कि पेशेंट का सेंसिटिविटी कंट्रोल हो जाती है, बट नुकसान ये होता है कि वो एंड अप करते हैं और ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम के साथ, जिसमें दांत में गड्ढा होना, कैविटेशन जिसको हम बोलते हैं, डेंटल केरीज या कैविटी, या साइड से दांतों के बाहर से जो नेक वाला पोर्शन होता है वहाँ से दांत का कटना, ये भी एक
बहुत बड़ा सेंसिटिविटी का कारण बन जाता है। मैम, दांत हमारे स्वस्थ रहे इसके लिए जो ड्यूरेशन होनी चाहिए, एकदम आप कोई फ्रिज का आइटम खा रहे हैं, आप आइसक्रीम्स वगैरह खा रहे हैं या कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं और आप कोई गर्म खाना खा रहे हैं, तो उसके बीच की ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए? क्योंकि अब हम किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं, हम बाहर खाना खा रहे हैं, हमें एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर ही अपना खाना कंप्लीट करना है। ऐसे भी ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए जिससे हमारे दांत को प्रभावित ना हो ज़्यादा? देखिए, इसमें ड्यूरेशन किसी के लिए बहुत ही स्पेसिफिक नहीं है, वो सबकी अपने थ्रेशोल्ड, अपने टॉलरेंस के हिसाब से है। हाँ, अगर बट ये है कि बहुत ही ठंडा एकदम से नुकसान करता है और बहुत ही गर्म वैसे भी हमारी जो जीभ होती है वो नहीं ले सकती है, ठीक है। बट कुछ लोगों की बहुत एकदम से ठंडा लेके खाने की आदत होती है, जैसे गर्मियों में बिल्कुल बर्फ़ के क्यूब्स लेकर के वो चबाना शुरू कर देते हैं, वो नुकसान दे सकता है सबको। जी मैम, जैसे हम दांत की जब बात करते हैं तो एक कैटेगरी आती है महिलाओं की। जब हम महिलाओं के बारे में बात करते हैं तो एक महिला बहुत फेजेस से गुजरती है, शादी से पहले वाला फेज़, शादी वाला फेज़ के बाद प्रेगनेंसी वाला फेज़, जो उसकी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होते वाला फेज़, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो फेजेस होते हैं उसका ये हार्मोन जो होते हैं बदलते रहते हैं, तो उसका क्या फ़र्क पड़ता है हमारे दांतों में? जैसे कि बहुत सारे विशेषज्ञ भी बोल चुके हैं और मैं भी हर बार ही बोलती हूँ कि जो हमारे ओरल कैविटी, जो मतलब हमारा मुंह है, वो हमारे पूरे शरीर का एक मिरर है, आईना है जो सब कुछ दिखाता है, ठीक है। ये महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है और सभी लोगों के लिए है। महिलाओं की लाइफ में बहुत सारी स्टेजेस ऐसी आती हैं जिनमें आपके मुंह की हेल्थ से, आपके ओरल हेल्थ से पता कर सकते हैं कि ये किस तरफ जा रही हैं, मतलब ये स्वस्थ नारी है या अस्वस्थता की तरफ बढ़ रही है। पर शुरुआती तौर पे देखें, जब प्यूबर्टी के टाइम पे, प्यूबर्टी के समय से ही हार्मोनल चेंजेस शुरू हो जाते हैं शरीर में, उसका असर सबसे पहले गम्स में पड़ता है। गम्स में ब्लीडिंग के बहुत चांसेस रहते हैं। अब जब पेशेंट देख लेता है कि हमारे ब्लीडिंग हो रहा है, तो हमारे कई बड़े बुजुर्ग ये भी एडवाइस करते हैं कि बेटा बहुत दांत मसूड़े सूज रहे हैं, आप अभी इस पे ब्रश करना बंद कर दो। तो सबसे पहली चूक ब्रशिंग बंद करने की होती है। यहाँ पे आपको अपने कंसर्न डेंटल सर्जन से, डेंटिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। बट वहाँ पहली शुरुआत यहाँ हो गई, फिर वो संभलती रहती है। प्यूबर्टी के अलग अलग टाइम्स आते रहते हैं, जब जब स्पाइक्स हो रहे हैं तब आपका हार्मोनल चेंजेस हुआ, फिर वो जब हार्मोनल अपने कंट्रोल में आया, बॉडी बढ़ रही है, रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं, तो कंट्रोल में आ गया, कंडीशन कंट्रोल हो गई, ठीक है, वो एक स्टेप वहाँ हो गया। बट सेकेंड स्टेज में शादी होकर के अब आप प्रेगनेंसी वाली स्टेज में आ गए। अगेन उसमें आपकी दो चीज़ें हैं, सबसे पहला हार्मोनल चेंजेस है, बिल्कुल हार्मोनल चेंजेस से गम्स में प्रॉब्लम हुई। दूसरा, आपका प्रेगनेंसी से पहले दांत कुछ ख़राब हुआ, कभी आपने ध्यान नहीं दिया उस चीज़ पे, जी कभी भी नहीं दिया कि कैविटी है, कोई बात नहीं चल जाएगी, दर्द तो कभी नहीं हुआ। जब आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो कोई कैविटी अगर डीप है या उसमें पस थोड़ा बहुत भी बन रहा है, तो कुछ कुछ केसेस में, हर केस में नहीं, कुछ केसेस में वो बहुत ही एग्जैजरेटेड रूप में आ सकती है। रिसेंटली मेरे पास जो पेशेंट एक आई थी, वो 7 मंथ्स प्रेगनेंसी, 7th मंथ कंप्लीट करके 8th मंथ प्रेगनेंसी में, थोड़ा उसका डिफ़िकल्ट कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी में थी और उसका विजडम टूथ में बहुत सीवियर इन्फेक्शन हुआ है जी। उस कंडीशन में घर वाले ना तो दांत निकलवाना चाहते हैं कि 8th मंथ चल रहा है, रिस्की हो सकता है, पेशेंट परेशान, स्ट्रेस दांत के दर्द का नहीं है खाली, वो जो स्ट्रेस है वो बेबी पे भी ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। वो चीज़ पेशेंट के लिए झेलने के लिए भी प्रॉब्लम है और फिर डॉक्टर के लिए भी उसमें काम करना, बहुत कंडीशंस के साथ आपको हैंडल करनी पड़ती है। उसमें आपको गायनेक की एडवाइस के साथ आपको काम करना है, हॉस्पिटल सेटअप में काम करना है। जो काम आपका छोटा पहले हो जाता आराम से ईजिली 5 दिन की एंटीबायोटिक कवरेज में ईजिली, अब वो 7 दिन का काम हो गया हॉस्पिटल कवरेज के अंदर। सेकेंडली, आपका हार्मोनल चेंजेस की वजह से गम्स की प्रॉब्लम हुई, पेरेंट्स ने या बड़े बुजुर्गों ने कहा ब्रश करना बंद कर दो, मसूड़े सूज गए, कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे, प्रेगनेंसी जब पूरी हो जाए। तो वहाँ से शुरुआत हो के वो पायरिया बनना शुरू हो गया। अभी बाहर से मसूड़े सूजे हुए दिख रहे हैं, पर अंदर जो हड्डी गल रही है वो कोई नहीं देख रहा है, ठीक है। थर्ड थिंग, उसके बाद जब आपका डिलीवरी का टाइम आता है और उसके बाद साथ साथ जब डिलीवरी हो जाती है, तो आपको कई बार सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज माओं में होनी शुरू हो जाती है, न्यू मदर्स जितनी होती हैं, क्योंकि हमारे देश में हर कोई 100% न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स को अफोर्ड नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है ना, बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जहाँ ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। अब जब बेबी बॉर्न हो गया तो बेबी पे ज़्यादा ध्यान है, मम्मी पे ज़्यादा ध्यान नहीं है,
तो मम्मी की जो चीज़ें हैं अभी वो सबसाइड करती रहती हैं कि ठीक है दर्द नहीं उठा, बट कुछ टाइम के बाद जब वो पेशेंट आते हैं दर्द लेकर के, जब टाइम उनको लगता है कि हाँ अब हमारे पास टाइम है, उस टाइम पे वो प्रॉब्लम इतनी बढ़ चुकी होती है कि उनके दांत हिलने शुरू हो जाते हैं। दांत जो है गम्स भी नहीं है, हड्डी भी नहीं है, सिर्फ जो टार्टर जमा होता है, हम लोग कैलकुलस बोलते हैं जिसको नॉर्मल भाषा में पत्थर जम गया कहते हैं। जी। तो उस पे टिका के लेके आते हैं और फिर वो चीज़ को संभालना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। तो वो ये है कि आपने एक एक स्टेप में अगर ध्यान नहीं दिया तो वो आगे बढ़ता है। प्रेगनेंसी में एक चीज़ और मैं ऐड करूँगी, मॉर्निंग सिकनेस जो होती है, कई महिलाओं को सुबह उठ के उल्टियाँ बहुत होती हैं। तो उस उल्टी की वजह से, जो रोज़ सुबह उल्टी होती है बार बार, उससे क्या होता है आपका एसिड्स वगैरह मुंह में बहुत आते हैं जी, ठीक है। उस एसिड का इफेक्ट आपका दांतों के साथ साथ गम्स में दोनों में पड़ता है। गम्स में तो हार्मोन्स का इफेक्ट है ही, बट उस एसिड का इफेक्ट आपका दांतों की सरफेस पे भी पड़ता है, जो दांतों पे एसिड का असर आकर के इरोजन करता है जी। इसको डेंटल इरोजन कहते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि ग्लास की सरफेस पे एसिड से धुल गया है तो उस पे छोटे 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 छेद हो जाते हैं। सिमिलर इनामल के ऊपर होता है और इनामल रिपेयर नहीं होता है, तो वो फिर सेंसिटिविटी का कारण बनता है आगे, और हर केस में आप फीलिंग्स नहीं कर सकते हो, तब आपको उसमें फिर पेशेंट का उस हिसाब से ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो ये आपका प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन वाला हो गया, थोड़ा लंबा हो गया। नहीं बिल्कुल मैम, जैसे इसमें एक चीज़ और भी है, जैसे अगर मदर को दांत से संबंधित कोई बीमारी है तो अगर वो प्रेग्नेंट है, जैसे आपने भी बताया, अगर बच्चा होता है तो क्या पॉसिबिलिटी है कि बच्चों को ये बीमारी मिल सकती है अपनी? क्या आनुवंशिक होती है दांत से संबंधित कोई बीमारी? दांत से संबंधित मैक्सिमम बीमारियां आनुवंशिक होती हैं, जेनेटिक होती हैं, बट उसमें मेन फैक्टर आपका लोकल फैक्टर होता है। लोकल फैक्टर मीन्स अगर गंदगी ज़्यादा जमा है, आप अपने खाने का ध्यान नहीं रख रहे हो, हाइजीन का ध्यान नहीं रख रहे हो, तो वो चीज़ और बढ़ के आती है। आनुवंशिक या जेनेटिक आपका जॉ साइज़ होता है, जॉ साइज़ एंड आपका दांत का साइज़। लाइक जो आप अगर कहते हो कि हम बच्चों का किसी का जबड़ा बड़ा है, जबड़ा छोटा है, या टीथ क्राउडिंग हो रही है, टूथ क्राउडिंग हो रही है, जिनमें टेढ़े मेढ़े दांत जो हैं, उसमें आपका जेनेटिक आ सकता है। जैसे पेरेंट्स से, आपको पेरेंट्स में से हो सकता है मदर से आपको जॉ साइज़ मिला हो, फादर से आपको टूथ साइज़ मिला हो, तो उसकी वजह से आपका टूथ नंबर तो सेम ही है, उतने साइज़ में उनको वो सब चीज़ें नेचर ने उसको कंपनसेट करना है, तो उसमें वो मेजर रोल प्ले करता है, या और बीमारियों में कर सकता है। बट पायरिया के लिए या डेंटल केरीज के लिए जेनेटिक्स के साथ साथ मेजर रोल आपका डेंटल हाइजीन का और ये जो आपका फूडिंग हैबिट्स है, लाइफस्टाइल का, इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। जी मैम, आज की तारीख में अगर हम देखते हैं हर इंसान किसी न किसी बीमारी से ग्रसित जरूर है। 100% हम ये नहीं कह सकते कोई भी इंसान बिल्कुल परफेक्ट होगा, वो कोई ना कोई मेडिसिन जरूर ले रहा है। तो क्या हम अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन ले रहे हैं, क्या इसका असर भी हमारे टीथ पे पड़ता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन में हमारे देश में या बहुत सारे देशों में आपका एलोपैथी के अलावा अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट मेथड्स भी यूज़ होते हैं, और हर चीज़ का जो भी हम मुंह में डाल रहे हैं, खाली दवाई नहीं, पानी भी हम पी रहे हैं या कुछ भी डाल रहे हैं, तो उसका जो पीएच है, उसके जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ है, वो सब हमारे मुंह के एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती है किसी ना किसी तरीके से। अगर मान लीजिए आप कोई सिरप पी रहे हैं लॉन्ग टर्म तक, कई केसेस में होता है, मैनी फीमेल्स जो आयरन डेफिशिएंट होती हैं, तो आयरन सिरप्स वगैरह वो लोग लेते हैं कुछ, तो उसकी वजह से टीथ में स्टेनिंग होने के बहुत चांसेस रहते हैं, ब्लैकिश स्टेनिंग के साथ आते हैं। या लॉन्ग टर्म आपकी कोई भी मेडिसिन लाइक कुछ अपने ये एपिलेप्सी वगैरह के लिए लॉन्ग टर्म मेडिसिन लेते हैं, तो उनमें गम्स का प्रॉब्लम लाइक एनलार्जमेंट ऑफ गम्स, जो मसूड़े फूलने की प्रॉब्लम होती है, बहुत बड़े कुछ केसेस में काफ़ी फूले हुए मसूड़े आते हैं, वो होने के चांसेस रहते हैं। वो डिपेंड करता है किस तरीके की दवाई आप खा रहे हैं, उसमें कोई एक स्पेसिफिसिटी नहीं है कि इसी से ये चीज़ होगी, बट हाँ ग्रुप्स है दवाइयों का जो इफेक्ट डालता है, बट उसमें आपका ये नहीं है कि आपने दवाई बंद कर देनी है, बट दवाई के साथ साथ आपको डेंटल एडवाइस लेना ज़रूरी है। मतलब ये बहुत आवश्यक है कि ये दर्शकों बहुत ज़रूरी एक बात यहाँ पर निकल कर आई कि आप किसी भी तरह की मेडिसिन ले रहे हैं, आपको कोई भी बीमारी अगर यहाँ पर है, तो अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं, उसके साथ साथ आपके दांत खराब ना हो, उसमें किसी तरह की डिजीज़ ना हो, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप डेंटिस्ट के पास जाएं और अपने दांतों का चेकअप कराएं कि आपकी मेडिसिन की वजह से आपके जो दांत है वो इफेक्ट तो नहीं हो रहे हैं। मैम यहाँ पर एक प्रश्न और है कि क्या जैसे किसी को शुगर होता है, हाइपर बीपी होता है, और जैसे हमने बहुत सारी हृदय संबंधी बीमारियां होती हैं, क्या ये हमारे दांतों को इफेक्ट करती हैं?
जी, हमारा मुंह जो होता है वो आपका पूरे शरीर का आईना है जी। तो इसी तरह से आपके शरीर में जो भी बीमारी चल रही है उसकी शुरुआत या उसके कुछ लक्षण हमें हमारी ओरल कैविटी में नज़र आने शुरू हो जाते हैं। जी। जैसे हम कह सकते हैं कि आपका शुगर वाले पेशेंट्स में ड्राइनेस ऑफ माउथ बहुत होती है। जी। ठीक है, मुंह बहुत सूखता है, बार बार जी। सूख रहा है, वो आपका डिहाइड्रेशन के केस में भी होता है। इसके लिए आपको बहुत सारे कैटेगराइजेशन करनी पड़ती है, बहुत वास्ट टॉपिक है ये। ठीक है, आपकी शुगर वाले कई पेशेंट्स जो लॉन्ग टर्म क्रॉनिक डायबिटिक्स जो होते हैं उन लोगों में एक कीटोएसिडोसिस प्रोसेस शुरू हो जाता है बॉडी के अंदर, उसकी अलग ही स्मेल होती है। कई पेशेंट्स जो होते हैं क्रॉनिक डायबिटीज़ वाले वो बोलते हैं हम तो बहुत अच्छे से ब्रश करते हैं, हमारे दांत बिल्कुल साफ़ हैं, कोई कीड़ा नहीं है, बट हमारे मुंह में से बहुत अजीब सी बदबू आ रही है जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इनका शुगर लेवल कुछ इंस्पाइट ऑफ ट्रीटमेंट ऑल्सो कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन चल रहा है। फ्लक्चुएशन मतलब उनको अपने फिजिशियन को दिखाना चाहिए इसके लिए, सो दैट कि ये आगे के लिए एडवाइस ले सकें कि किसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्योंकि कभी जैसे आपका डायबिटीज़ बढ़ रहा है या कम हो रहा है तो उन केसेस में इस तरह की स्मेल्स आने के बहुत चांसेस रहते हैं। जी मैम, जैसे अभी आपने एक बात कही कि रेगुलर हम ब्रश कर रहे हैं उसके बाद भी हमारे माउथ से स्मेल आ रही है, इसी से संबंधित एक प्रश्न है कि हमारा जो ब्रश है वो कैसा होना चाहिए, प्लस हम टूथपेस्ट जो यूज़ करते हैं, हमारे घर में बुजुर्ग भी होते हैं, युवा भी है, एक छोटा बच्चा भी है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एज ग्रुप के लोग हमारे घर में हैं। उसके बाद हम जो पेस्ट यूज़ कर रहे हैं वो एक तरह का पेस्ट यूज़ कर रहे हैं, हम किसी की सेंसिटिविटी नहीं देख रहे हैं। तो क्या जो पेस्ट है उसको इस्तेमाल करने का जो तरीका है और कैसा पेस्ट हम लेके आए, क्या हमें इसके लिए डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए? जी, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो मेरे पेशेंट्स अब पूछते हैं। अब पहले नहीं ध्यान देते थे, बट अब बहुत सारे अवेयर पेशेंट्स जो रेगुलर जो आते हैं वो लोग अब इसके बारे में पूछते हैं और उन्हें मुझे गाइड करने में बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज जब तक हम गाइड नहीं करेंगे एक एक पेशेंट को तब तक आगे इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड नहीं होगी। बिकॉज आप ट्रीटमेंट एक पेशेंट को देख रहे हो और अगर आपने कोई चीज़ उसको समझाई नहीं, ट्रीटमेंट तो सब जगह अवेलेबल है। लाइक अभी हमारी साइंस ने इतनी एडवांसमेंट कर ली है कि अब तो दांत भी उगाना शुरू कर दिया है, बट उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड करनी पड़ेगी पेशेंट को, पेशेंट के साथ टाइम स्पेयर करके उसको समझाना पड़ेगा। सबसे पहले बात है टूथब्रश की, टूथब्रश कैसा होना चाहिए। सबको पहले तो सबसे बेसिक चीज़ ये है कि अपना अपना ही टूथब्रश यूज़ करना है, वो शेयरिंग इसमें नहीं चलेगी। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, बहुत लोग हंसते भी हैं, बट अभी भी बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ सबकी अफोर्डेबिलिटी ऐसी नहीं है कि इंडिविजुअल ये सब चीज़ें ले सकें, बट ये हमेशा पर्सनल अपना होना चाहिए। सेकेंडली इसमें आपका ब्रिसल्स जो होते हैं, जो ब्रश का जिसको हम दांत पे लगाते हैं सरफेस, ब्रिसल्स आपके सॉफ्ट होने चाहिए। ठीक है, सेकेंडली आपका इसका जो सिलेक्शन होता है, बहुत बड़ा हेड या टेढ़े मेढ़े ब्रिसल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल साइज़ का हेड होना चाहिए, हैंडल थोड़ा लंबा हो सो दैट वो आपका पीछे जा सके। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो नॉर्मली नेवर पीपल डिस्कस, आप आगे के सारे दांत ठीक हैं, बोलते हैं हमारे जो अकल दाढ़ें आई हैं सारी बहुत ख़राब हो रही हैं जल्दी, क्योंकि आपका ब्रश वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तो डॉक्टर साहब सही टेक्निक उसकी क्या है? टेक्निक यही है, छोटे हेड वाला ब्रश यूज़ करो, लॉन्ग हैंडल होगा जी। एंड जब आप ब्रश कर रहे हैं, ब्रश करते हुए मुंह में ब्रश डाल के हल्का सा मुंह बंद करेंगे, तब आपका ऊपर पहुंच जाएगा। आप मुंह खोलेंगे तो स्ट्रेचिंग रहेगी एंड ब्रश प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा। आप बहुत छोटा हेड लेके ब्रश पहुंचाएंगे, इजीली ब्रश पहुंचेगा, इजीली आप कर सकते हो। सेकंड, आप टूथपेस्ट की बात कर रहे थे। टूथपेस्ट आज के टाइम में मार्केट में ओवर द काउंटर हंड्रेड्स ऑफ वेराइटीज़ विद 100,000 ऑफ ब्रांड्स अवेलेबल हैं, गॉट इट। उसमें आपको सिलेक्शन स्पेसिफिक करना है आपकी चॉइस के हिसाब से, किसी एक्टर या एक्ट्रेस या किसी इन्फ्लुएंसर के हिसाब से नहीं कि उसने रेड यूज़ किया तो हम रेड यूज़ करेंगे, उसने पर्पल यूज़ किया तो हम पर्पल यूज़ करेंगे। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर आप चाहते हो कि अपने दांतों को स्वस्थ रखना है और सफ़ेद दिखाना है, तो उसके लिए आप टूथ वाइटनिंग टूथपेस्ट यूज़ करेंगे, बट उसका एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन होता है। अगर आप उसे कुछ दिनों से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो आपके दांतों में आगे सेंसिटिविटी कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि नहीं करे। कुछ ब्रांड्स ऐसी हैं जिनमें साथ में डिसेंसिटाइजिंग एजेंट्स हैं जो इस चीज़ को नहीं करेंगे, बट वो चीज़ हर किसी को पता नहीं होती जब तक आप प्रॉपरली इसके बारे में पूछ के नहीं लेंगे। सेकेंडली, आपका पायरिया के लिए अलग सेट है जो आपके गम्स की हेल्थ के लिए है, बच्चों के लिए अलग है, बच्चों में भी आपका एज स्पेसिफिक है, ये सबके लिए अलग है। और थर्डली, इसमें
अभी जो अवेलेबल है रीमिनरलाइजिंग टूथपेस्ट बहुत अच्छे अवेलेबल हैं, जिसमें आपको टूथ का जो जितना आपका लॉसेस होता है एजिंग की वजह से, फूडिंग हैबिट्स की वजह से, तो उसका कुछ परसेंट लॉस को रिकवर करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पेस्ट यूज़ कर रहे हैं तो आपको फिलिंग की रिक्वायरमेंट ना पड़े, बट वो वहाँ पे प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं जो आगे डिकी को कुछ टाइम के लिए कंट्रोल कर देते हैं। तो मतलब मैम यहाँ पे बात यही है कि जागरूकता हमें इस बात की भी होनी चाहिए कि जब हम अपने बच्चे का पहला ब्रश करा रहे हैं तो पहला ब्रश और वो टूथपेस्ट कैसा हो उसके लिए हम अपने डेंटिस्ट के पास जाएं। जी, बच्चों में 6 महीने की एज से पहला दांत आना शुरू हो जाता है। ज़रूरी नहीं है सब में 6 महीने में आए, अभी साइकिल्स चेंज भी हो रही हैं, हेल्थ के हिसाब से भी 6 to 8 मंथ्स के आसपास पहला दांत आना शुरू होता है। तो पहला दांत आते ही आपको कॉन्शियस होकर के उसके बारे में अवेयर होकर आपको उसकी सफाई का ध्यान रखना चाहिए। जी, मार्केट में फिंगर ब्रशेस आते हैं, उससे उसकी रेगुलर रात को तो क्लीनिंग होनी चाहिए, बिकॉज बच्चे फीड लेते हैं, फीड लेकर के सो जाते हैं और सो करके मुंह में ही उनके गंदगी रहती है। जी। और दांत आने से पहले भी मुंह साफ रखना ज़रूरी है। हम लोग सोचते हैं जब दांत आ जाएंगे तभी हम ट्रीटमेंट करेंगे, वैसे नहीं होता है। बट आपको जैसे आप बच्चों को फीड कराते हैं तो मुंह में काफ़ी दूध बचा रह जाता है। जी, जी। उसकी वजह से कुछ बच्चों में वहाँ फंगल ग्रोथ हो जाती है ज़ुबान पे। जी। तो उस फंगल ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए कॉटन के कपड़े को गुनगुना पानी में टच करके बस एक बार वाइप करना होता है। दिस इज़ द मोस्ट बेसिक थिंग जो होना चाहिए। बाकी ब्रश पेस्ट तो सभी लोग करवाते हैं, बट हाँ, ये रेगुलर चेकअप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जी मैम, एक प्रश्न और है मेरा कि क्या दांत से संबंधित जो परेशानी है क्या कैंसर में तब्दील हो सकती है? दांत से संबंधित कुछ परेशानियां, या खाली दांत से नहीं कह सकते हैं, हमारे मुंह से रिलेटेड कई परेशानियां कैंसर में तब्दील हो सकती हैं। इसमें मोस्ट कॉमनली क्या है, जब अब दांत के नीचे पस पड़ने लगता है और अगर आपको कोई और सिस्टमिक प्रॉब्लम भी है तो उसके कैंसर में तब्दील होने के चांसेस रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 100% कि अगर पस पड़ गया तो वो कन्वर्ट होगा, वो आपकी बॉडी इम्यूनिटी पे और आपके सिस्टमिक प्रॉब्लम्स, मतलब आपकी जनरल और कोई मेडिकल हिस्ट्री है उसके हिसाब से वो चीज़ होती है। जैसे हाई बीपी और हाई शुगर पेशेंट्स, डायबिटीज़ मेलाइटिस वाले जो पेशेंट्स हैं, उनके साथ कभी कभार एक स्ट्रेस रिलेटेड सिंड्रोम होती है जो प्री मैलिग्नेंसी जिसको हम बोलते हैं, लाइकन प्लानस वगैरह, इस तरह से भी होते हैं। जो मुंह के दाग वगैरह जो आते हैं, मुंह में सफ़ेद दाग आने शुरू होना, तो ये क्या है, ये प्री मैलिग्नेंट मतलब कैंसर की शुरुआत वाले हैं। बट इन सब का ट्रीटमेंट समय पे अगर तरीके से किया जाए तो किया जा सकता है और आपका लाइफस्टाइल बहुत बेहतर हो सकता है उससे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर आकर देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये हमारे साथ डॉक्टर दीप्ति जखमूला जी यहाँ पर मौजूद थी, जिन्होंने बताया कि हमें दांत से संबंधित किस तरह से हमें यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि जब भी शुरुआत आप अपने टूथपेस्ट की करते हैं, टूथब्रश की करते हैं, तो यहाँ पर आपको अपने डेंटिस्ट की सलाह जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि आपके दांत की सेंसिटिविटी के साथ है वो बहुत आवश्यक है कि आपको पता हो कि आपको किस तरह का ब्रश और टूथपेस्ट यहाँ पर इस्तेमाल करना है और खाने की जो अपनी हैबिट्स हैं इनको थोड़ा कंट्रोल करना है, क्योंकि यही आगे चलकर आपके दांतों को ख़राब करने की वजह बनती है। और शुरुआत में ही जब आपको लगे कि आपके दांतों को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, शुरुआत में अपने डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि डिले करेंगे तो जो परेशानियां बढ़ जाती हैं। नमस्कार।